बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शहबाज गिल साहब के लिए कदर रिलीफ है, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई है, उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा फैसला किया कि कल वो ATC की अदालत में पेश होंगे ज़मानत क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के लिए। जो खातून जज को धमकी देने का केस उनके ख़िलाफ़ दर्ज है उस सिलसिले में। और इस सियासी पेशरफ्त के अलावा प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आज सैलाब मुतासरीन से। आज का नुक्ता नज़र अगर मैं ये कहूँ कि सैलाब मुतासरीन के नाम है तो ये गलत नहीं होगा। तफसील से बात करें क्योंकि ये तमाम मौज़ूआत जो ज़ेर बहस रहते हैं सियासी, ये सानवी हैसियत रखते हैं सैलाब मुतासरीन के आगे। इसीलिए तरजीह हमने सैलाब मुतासरीन को आज के प्रोग्राम में दी है, क्योंकि सवात से लेकर मंगोरा और वहाँ से लेकर जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुल्हिका तहसीलें और इलाके, और फिर आगे अंदरून सिंध और साहिली इलाके कराची के, और फिर वहाँ से हम चले जाएं अगर डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद और बलूचिस्तान भर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। ऐसी तबाही शायद ही पहले हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हो पाकिस्तान भर में, और उसका एतराफ़ सियासतदान भी कर रहे हैं, जिन्हें अब आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी ताख़ीर हो चुकी है। तूलो अर्ज़ मुल्क का डूब चुका है। ताज़ा तरीन हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखता हूँ, साथ हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे इन मुतासिर इलाकों में भी। शामी साहब, ये इससे पहले कि आप तफसील बयान करें, ये मतलब बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। क्या? एक तो जो शहबाज गिल साहब हैं, हाँ, वो अदालती तहवील में चले गए, यानी जेल चले गए। अब वो मौजूद अलहदा रखा, पूरी बात करेंगे उस पर अगर आप कहें तो। अच्छा। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया कि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। हाँ। और इस तरह वो जो नाबालिग लोग थे मशवरा दे रहे थे कि आप पेश ना हों, इस पर गौर करेंगे, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये बड़ा सलामती का रास्ता है। उनको अपने सिस्टम के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। और देखिए, इस पे बात करेंगे, मौजू रखे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने ज़लज़ला जब आया आज़ाद कश्मीर में, रावलाकोट में, उस वक्त उन्होंने बहुत रिलीफ का काम किया। जी, आगे बढ़कर मैदान में थे, आगे बढ़कर। हाँ जी, मुझे याद है। और उस वक्त तो खैर आप देखिए, सऊदी अरब तक में जो सड़कों पर खड़े होकर चंदा इकट्ठा किया था सर, हमने खुद बैसियत तालिबे इल्म खान साहब को भी हमने ये सब कुछ करते देखा था, और बाकायदा मुहिम चलाई गई। अब अलबत्ता हमें ये सियासतदान कहीं नजर नहीं आ रहे, अतियात जमा हुए, सिवाय बयाना देने के। अतियात जमा हुए पूरे आलम इस्लाम में, सऊदी अरब में और दूसरे मुसलमान मुल्कों में। अब भी हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी अदारों से रब्ता करने का अपील कर दी है बैनुल अक़वामी। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, अब ये जो सैलाब ज़दगान की इमदाद है उसके मामले में एक तेज़ तर कार्रवाई करें, और दूसरी सियासी जमातें भी जो थी वो यहाँ तवज्जो लगाएं, यहाँ मुकाबला करें अपना खिदमत के मैदान में। बिल्कुल ठीक सर। अभी तक मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, ये जितनी जमात इस्लामी कर रही है, जमात इस्लामी किसी को पसंद हो या ना हो, सियासी तौर पर कर रही है कमाल। जमात इस्लामी ऐसे मामलात में हमें मैदान अमल में दिखाई देती है, दे भी रही है। दीगर फलाही तंजीमों के साथ 55 लाख घराने मुतासिर हुए हैं नाज़रीन इस पूरे मुल्क में सैलाब की वजह से, और 3 करोड़ अफराद बेघर हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वज़ीर मनसूबाबंदी और प्लानिंग एहसन इकबाल साहब एतराफ़ कर रहे हैं, जो कि एक मोहतात अंदाज़ा है। 3 करोड़ अफराद जो घर तबाह हुए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब की, उसकी तबाही की, उसके बाद कम से कम 10 लाख टेंट चाहिए इन बेघर अफराद को छत फ्राहम करने के लिए आर्ज़ी तौर पर। जी, अभी बारिश जारी है। बारिश का नया स्पेल शुरू हो चुका है बलूचिस्तान में, और सिंध में इसकी वार्निंग जारी कर दी गई है। और जो सूरत हाल रही जनूबी पंजाब में, जहाँ कभी पानी की बूंद बूंद को इंसान तरसता है, जानवर तरसता है, वहीं से एक शायर सहाफ़ी सज्जाद बलोच ने उसकी मंजर कशी की, बड़ी खौफनाक, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं शामी साहब के, पहले इस दश्त में पानी की परेशानी थी, पहले इस दश्त में परेशानी थी, अब मुझे नाव बनाने की परेशानी है। देखें, सिंध की अगर हम, हफीज जलंधरी साहब का शेर है, जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ वहीं डूबा हुआ पाया गया। सर ये देखिए कि आज वज़ीर आला सिंध भी कह रहे थे कि 600% से ज़ायद बारिशें हुई हैं जो रिकॉर्ड हैं,
اور اب تک سندھ بھر میں 15 لاکھ گھر متاثر ہوئے اور 23 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھیے سی ایم سندھ کیا کہہ رہے ہیں۔ مذہبی حوالہ اپنی جگہ معتبر اور حقیقت ہے، لیکن اس وقت جب کہ انہیں داد رسی کرنی چاہیے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہیں، میری غلطی ہیں جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں۔ غلطیاں تو ایسی ہیں، پھر تو ڈوبنا تو ان لوگوں کو پہلے چاہیے جو غلطیاں نہیں کرتے، غلطیں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال راجن پور کی تحصیل ہے فاضل پور، وہاں پر 40 کلومیٹر تک، آج دن بھر میں ان لوگوں سے بات کرتا رہا، 40 کلومیٹر تک وہ علاقہ جو ہے وہ سر کئی فٹ پانی میں، تقریباً 10 فٹ اگر کہا جائے غلط نہیں ہوگا، اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھئی مکمل ڈوبا، میتیں دفن نہیں ہو پا رہی، پانی میں بہائی جا رہی ہیں۔ 2 گز زمین نہیں ہے جہاں آپ مردے دفن کر دیں، یہ کیفیت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب سرکار نے عالمی سطح پر اپیل کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم سے منسوب بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں 80 ارب روپیہ چاہیے ہوگا امدادی آپریشن کے لیے۔ ریلیف اینڈ ری ہیبلیٹیشن کی وہ بات نہیں کر رہے، صرف امدادی آپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاک فوج بھی ہمیں برسر پیکار دکھائی دیتی ہے، ریلیف اور ریسکیو کاموں میں ان کی مشینری، ان کے جوان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا راجن پور، مگر سندھ آپ دیکھیں اور اس کا ڈیرہ جو بگٹی۔ ایک تو وہ ہے نا، اس وقت آپ جو تباہی دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا جو قومی معیشت پر بوجھ پڑنے والا ہے۔ جی ہاں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی بہ گئے ہیں، مویشی بہ گئے ہیں، لائف سٹاک کا جو نقصان ہوا ہے، اور پھر یہ آپ کو سارا اناج جو ہے امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب سیلابی صورتحال ختم ہوگی، وہ جب دلدل بنے گی، پھر جو وبائیں پھوٹیں گی، وہ ایک اور آپ کے لیے عذاب ہوگا۔ کمر ہمت باندھنی چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا انشاءاللہ۔ اب میں چلتا ہوں سر راجن پور، وہاں پہ اگر قوم عزم کر لے تو بہرحال مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تب یہ عزم دکھائی دے گا نا، سدان ان کو بھی یکجا ہو کر قوم کی توجہ یہاں مبذول چلیے یکتا نہ بھی ہو تو اپنے اپنے طور پر اس کام پہ لگ جائے۔ لگنا چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں نے اس قوم کو سیاسی نعروں کے پیچھے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ وہ جذبہ، وہ ولولہ میں نہیں دیکھ پا رہا جو پوسٹ آزاد کشمیر ارتھ کوئک کے ہم نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلے چاہیے نا کہ آپ عمران خان میدان میں آئیں اور ایک اپنا فنڈ قائم کریں، رضاکار جو ہیں آگے آئیں، سب کام چھوڑ دیں۔ حالانکہ وہ مریم نواز شریف وہ بھی آگے آئے، ہری پور میں جلسے میں تھے آج، حالانکہ سوات میں گورا ڈوب رہا ہے، وہاں بھی چلے جاتے۔ یہ اسی طرح سے مریم صاحبہ کو بھی آنا چاہیے۔ سب کام چھوڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ٹویٹ تو داغ رہے ہیں لیکن خود نہیں ہیں یہاں پہ۔ جی ٹھیک، خدمت کریں۔ آج سر یہ قمر سراج ہیں راجن پور میں، احقر رضوی ہمیں اندرون سندھ کی صورتحال بتائیں گے، احمد بگٹی ہمیں ڈیرہ بگٹی کی صورتحال بتائیں گے، پھر ہم سوات میں گورا اور ڈی جی خان بھی چلیں گے۔ قمر سراج، سب سے پہلے راجن پور کی صورتحال ہمیں بتائیں، یہاں اس وقت کیا صورتحال ہے، کون کون سے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ کس حال میں ہیں؟ قمر، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل جامی صاحب جی آپ بتائیے گا، راجن پور میں اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کتنے علاقے متاثر ہیں، یہاں کے رہنے والے کس حال میں ہیں؟ جامی صاحب، میں آپ کو پہلے تو یہ شیئر کرتا چلوں کہ کچھ علاقے تو ہمارے ایسے ہیں جہاں پر اس وقت قیامت صغریٰ کا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت حالات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہوئے ہیں، وہاں پر کھانا اس لیے نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ وہاں پر 7 سے 8 فٹ پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسرا، جہاں پر آپ نے موازیات کی بات کی تو کم از کم 176، جو میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بات کر رہا ہوں، 176 موازیات جو ہیں ہمارے مکمل ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ جو ہمارا رقبہ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 3 لاکھ جو ہماری زرعی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ یہاں پر جو سرکار بتا رہی ہے کہ ہم نے 78 کیمپ لگا دی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا میں یہاں پر فیملیز کے لیے جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 1105 جو لوگ فیملیز ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے، تو فیملیز آپ کو روڈوں پر ملیں گی، آپ کو کیمپوں میں نہیں ملیں گے۔ نمبرز آپ تحت ان لوگوں نے 20 شو کی ہیں، جبکہ 20 سے زیادہ یہاں پر جو ہے نا ڈیتھ ہو چکی ہیں، جبکہ چھوٹے بڑے جانوروں کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ویکسین کر دیا تقریباً 1.5 لاکھ جانوروں کو، جبکہ ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور جانور یہاں پر کچھ تو بہ گئے، کچھ بیماریوں مر جا رہے ہیں۔ اور جبکہ یونین کونسل ٹوٹل 69 ہماری یونین کونسلز ہیں، جس میں سے 43 جو یونین کونسلز ہیں وہ مکمل جو ہے پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ کچے پکے مکان جو ہیں وہ تقریباً 25,000 ہمارے مکانات جو ہیں مکمل ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو شیئر کرتا چلوں، جو فاضل پور کا فوڈ سینٹر ہے ہمارا،
वहाँ पे 30,000 मैट्रिक टन गंदम थी जो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये हमारी सरकार, वो डूब गई है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। वो वहाँ पर जो मुतल्लिका महकमे हैं, ना जाने वो किस ख्वाब गफलत में थे कि ना उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया, ना वहाँ से पानी दाखिले से रोकने के इक़दाम किए गए। वो जो गंदम का ज़ख़ीरा है शामी साहब, वो डूब गया है, किसी काबिल नहीं रहा। असल में आप देखें, जो आफत है ना, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, बरसों बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। कुछ तो किया जाता है सर। बहरहाल, मगर अब ये रिलीफ ऑपरेशन जो है वो किस तरह जारी है और कैसे पहुंचा जा रहा है उन लोगों तक? शामी साहब, मैं यहाँ पर आपको ये बताते चलूं कि मुखैर हजरात के पास कश्तियाँ नहीं है, बोट्स नहीं है कि वो उन घरों में पहुंचे, जाके उन लोगों को खुराक, खाना पीना, उनका खाना वहाँ पर पहुंचाए। लोग आवाजें लगा रहे हैं और हमारे पास राजनपुर और फाजलपुर के दरमियान कोई ऐसा जमीनी रास्ता मौजूद नहीं है जो हम फाजलपुर पहुंच जाए, हम उनको कोई यानी ऐसी एक्टिविटीज हो जाए कि उन तक पहुंच जाए। हम यहाँ से रेस्क्यू 1122 वालों को कॉलिंग करते हैं, रेस्क्यू 11, ठीक है, 4-5 अजला से यहाँ पर टीमें पहुंची हुई हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी ऐसा हुआ कि भी लाशें उनको दफनाने के लिए जो जगह नहीं मिली, उन्होंने पानी में बहा दिया। सर, ऐसा मामला यहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा है क्योंकि जिले इंतजामिया जो है एंड टाइम के ऊपर एक डीसी का तबादला कर दिया गया, दूसरे डीसी 3 दिन पहले आ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उनको जो कहता है कि आप लोग यहाँ से कट लगा दें। बिल्कुल ठीक है, कमर साथ रहिए। शामी साहब, चूँकि पंजाब का जिक्र है तो ये आज सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास भी हुआ। अभी मुझे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने नोट भी भेजा है। वो ये फरमा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल को आज ही कहा गया है कि वो सैलाब मुतासर इलाकों में जाएँ और बहाली के कामों की निगरानी करें, जो नुकसान है उसका जायज़ा लें और माली इमदाद में इजाफे की मंजूरी दी है। लेट्स सी इकाबुर कैसे होता है। सिंध चलते हैं, अहकर रिजवी साहब हैं वहाँ पे। अहकर, अंदरून सिंध बुरी तरह मुतासर हुआ है। सीएम सिंध कहते हैं 6 लाख क्यूसेक का तारीख़ी सैलाबी रेला भी सक्खर से गुजर रहा है और कम से कम 1 करोड़ जो अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं सिंध भर में। कहते हैं जी इससे पहले इतना बदतर सैलाब नहीं देखा। आपने क्या देखा वहाँ? अहकर रिजवी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है जामी साहब? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा जामी साहब, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहले कि मुतासिर लोग ज्यादा हुए हैं, तबाही भी ज्यादा हुई है, मगर दूसरा पहलू जो ये तारीखी सैलाब का है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं नफी इस तरह से करूंगा, ये हमारी तारीख गवाह है कि सक्का बैराज से किसी जमाने में 14 लाख क्यूसेक की भी गुंजाइश थी कि यहाँ सक्का बैराज से पानी गुजार चुके हैं। और गुज़श्ता सुपर फ्लड था और आपने खुद फील्ड में उतर के ये चीजें देखी थी, खुद अपने आंखों से ये मुशाहिदा किया था कि यहाँ से 11 लाख 12 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी का रेला गुजारा गया 2010 में। मगर बावजूद इसके सबसे बुनियादी जो इंतजामिया की गलती है, जो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जब सर पे आती है तो चीखों पुकार शुरू हो जाती है, मगर यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाता, कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता, बातों की हद तक रह जाते हैं। अब बुनियादी बात ये आती है कि दरिया सिंध में डीसिल्टिंग ना होने की वजह से, दरिया में गुंजाइश कम हो जाने की वजह से, उसके अंदर रेत बढ़ जाने की वजह से आज ये नौबत आ गई कि 5 लाख क्यूसेक पे हाई फ्लड डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि ये मीडियम फ्लड होना चाहिए था। लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी खुद की नाअहली है, जिसकी वजह से ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐसे ये तो वजूहात हो गई। तबाही की सूरत हाल बताएं, कौन कौन से इलाके, कौन कौन से इजला बुरी तरह मुतासिर बात करें तो अगर ये दरियाए सिंध के हवाले से अगर जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उसके कच्चे के इलाके तमाम डूब चुके हैं, जिनकी तादाद जो है सैकड़ों में देहातों की बताई जाती है। जो कच्चे के इलाके में थे वो बिल्कुल सफा हस्ती से मिट चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन यानी हजारों एकड़ जमीन जो कच्चे में थी वो डूब चुकी है, जिसका कोई एदाद शुमार इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। बल्कि अब दूसरी तरफ देखते हैं कि 1 माह गुजर चुका है, 1 महीने के दौरान मुसलसल मूसलाधार बारिशें सिंध भर में जारी हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एक तो रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, प्रॉपर पानी को यहाँ से बाहर निकालने के कोई रास्ते नहीं अपनाए गए। यहाँ पे शहर डूब चुके, देही इलाके डूब चुके, देही इलाकों में घर बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गए, शहरी इलाकों में घर गिर गए, जिसकी वजह से कई अमवात हुई, जिनकी एदाद शुमार खुद वज़ीर आला सिंध कोट कर चुके हैं। मगर जो फिगर्स, जो फैक्ट्स हैं वो कबल वक्त हैं और उनको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि इससे ज्यादा की हम देख रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में ऐसे हैं जहां पे ना इमदाद पहुंच सकती है, वो रेगिस्तानी इलाके भी हैं, कुछ साहिली इलाके भी हैं, कुछ इस तरह से सिंध के अंदर ऐसे इलाके भी हैं जहां सहराई इलाकों में वहां तक इमदाद क्या, कोई अस्पताल क्या, वो रोड्स भी नहीं जाते। उन इलाकों के लोग खुद, उनके यहाँ कोई हादसात होते हैं तो वो खुद अपनी मदद आपके तहत जो है सारे काम कर रहे हैं। आप साथ रहें। ये जनूबी पंजाब से सिंध और सिंध के बाद बलूचिस्तान चलते हैं। डेरा बुगटी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। डेरा बुगटी और इससे मुतसिला जो इलाके हैं बिलखुसूस ज़्यादा मुतासिर हुए। यहाँ पर अहमद बुगटी साहब हैं सर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अहमद, आप बताएं डेरा बुगटी में आप क्या देख रहे हैं पिछले चंद रोज़ से, किस कदर तबाही हुई है? जो मुतासरीन है उनका कोई पुरसानी हाल है या नहीं? छत मिली या नहीं? खाना मिल रहा है या नहीं? जामी साहब, मैं सबसे पहले सर आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको बता सकूं किस कदर भयानक सूरत हाल है सर यहाँ डेरा बुगटी और यहाँ के। बिल्कुल, आप अपने दिल का हाल भी बयान कीजिए, आंखों देख का हाल भी बयान कीजिए। आप खुद मुतासर हैं, बोलिए। जी सर, अपने सर ये जामी साहब के डेरा बुगटी जो इलाका है यहाँ पे तकरीबन जो मकान 100% ना सही तो 98% के मकान हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 98% जो कच्चे मकान हैं वो तकरीबन जमीन बोस हो चुके हैं, मुनहदम हो चुके हैं। इसके अलावा जिस कदर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जितने डैम्स बने थे डेरा बुगटी या बलूचिस्तान में, वो सारे डैम्स जिस पे करोड़ों के रुपयों की लागत से जो बने थे वो भी बिल्कुल मुनहदम हो गए हैं। इसके अलावा अगर जानी नुकसान की मैं आपको बता दूं तो डेरा बुगटी में अब तक कोई हफ्ते के अंदर कोई 10 से ज्यादा मौत हुई है। और साथ में जो कोलू का इलाका है और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ का जो बस आप पूछ रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह जो इतना तारीख वो बहुत ज्यादा भयानक है। और जो सबसे भयानक जो पेश आया वो कल डेरा बुगटी सुई रोड पे हुआ है। कोई 72 घंटे हुए सुई रोड पे, जो मेडिकल स्टूडेंट बहने थी, जो 5 बंदे थे, उनकी गाड़ी बह गई। तो मैं आपको बता दूं अफसोसनाक सूरत ये है कि 72 घंटे हुए हैं कि एक जो खातून है उनकी डेड बॉडी अभी तक रिकवर ना की जा सके। इस कदर जो इंतजामिया मिशनरी है, जो हुकूमती मिशनरी है, वो अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये शायद उन्होंने वो तैयारी नहीं होगी, जिस जो हालात है, जो भयानक सूरत है, इनकी तैयारी नहीं होगी। और जब मैं आपको ये बता दूं कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है, तो यहाँ पे जब हम दिखते हैं तो लोगों के जहाँ पे टेंट तो अपनी जगह पे, यहाँ पे प्लास्टिक जो छत पे बिछाते हैं वो नहीं मिल रहा था। और जो टेंट मिल रहे हैं, मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, डिप्टी कमिश्नर साहब के मुताबिक डेरा बुगटी की जो आबादी है 3 लाख की आबादी है, तो सर जहाँ पे कोई 300 टेंट नहीं मिल पाए हैं। तो अभी आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3 लाख की आबादी में 300 टेंट किस तरह का वो उनकी जो मुश्किल। बहुत शुक्रिया अहमद बुगटी, डेरा बुगटी से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर तो सूरत हाल है कि जाफराबाद और नसीराबाद में जो मुतासिरीन है शामी सब सैलाब के, वहाँ भी लोगों से हमारी बात हुई। वो उन्हें जाफराबाद नसीराबाद के जो बासी हैं, जो मुतासिर हैं सैलाब से नाज़रीन, उन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही क्योंकि हर तरफ पानी है। तो वो मजबूर हुए हैं कि जो एक आधी सड़क बच गई है उसके किनारे पर तंबू लगाकर या बेसरो सामान वहाँ वक्त गुजारने पर। तालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं डेरा गाजी खान, क्योंकि वहाँ और तोसा में, रोद कोहियों में भी सैलाब बरपा है और वहाँ भी सूरत हाल नाकाबिल बयान है। तालिब, आप बताएं डीजी खान और आसपास क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जामी साहब, ये जो डीजी खान में इस वक्त सैलाब और रोद कोही ने जो तबाही मचाई हुई है, ये 40 साल रिकॉर्ड जो है ना, ये डीजी खान का टूट चुका है। 2010 में और 2012 में भी सैलाब आया था। ये सैलाब उससे कहीं ज्यादा है, जिसमें 342 मौज़ियात हैं, जिसमें सैकड़ों बस्तियां इस वक्त जो सफर हस्ती से मिट चुकी हैं। 80 यूनियन काउंसिलें इस वक्त पानी से मुतासर हैं। जो आबादी मुतासर 7 लाख अफराद इस वक्त जो हैं वो बेघर हुए हैं, जिसमें 60,000 मकानात इस वक्त तबाह हो गए हैं या उनको नुकसान पहुंचा है। 14 लाख तकरीबन 14,81,000 जो एकड़ रकबा है इस वक्त वो ज़ेर आब है। लोग इंतहाई परेशान हैं। जो छतें गिरने और सैलाब से जो रेलों में बह गए हैं बंदे, जो ऑफिशियल डेथ है वो 23 बताई जा रही है, जबकि जो डेथ है इससे कहीं ज्यादा कैजुअलिटी डीजी खां में हुई है। इस वक्त डीजी खां में बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। अगर कहा जाए 75 से 80% जो जिला डीजी खान है वो मुतासर हो चुका है। अगर इंडस हाईवे की मगरबी साइड की बात की जाए तो रमक से कश्मीर तक इस वक्त जो तबाही है सैलाब ने और रेलों ने जो तबाही मचाई है और अपनी जो दास्तानें छोड़ गए हैं, कई गांव हैं जो इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका तालिब साहब। ये जो बारिशों की तबाही, सैलाब की तबाही इस कदर है कि जो कराची का गवादर
और फिर कोयटा से ज़मीनी राब्ता हुआ करता था जो किसी भी हाल में बरकरार रहता था, ये भी मुनक़ता हो गया क्योंकि जितनी भी रास्ते हैं, आर्जी रास्ते तो बह गए, मरकज़ी शायरें इसकी ज़द में आ गई। अब सर, यह पंजाब की रिलीफ़ का हम बात कर रहे थे। आज मैंने एक इत्तला सुनी कि जी बकरी अगर किसी की मवेशी के तौर पर बह गई है तो 5,000 रुपया मुआवजा, जानवर का 50,000 मिलेगा। इतने का तो नहीं मिलते ये जानवर सर? क्योंकि फौरी रिलीफ तो कुछ मिले ना लोगों तक, और ये जाहिर है कि ये जानवर ख़रीदने के लिए तो ज़्यादा फराहम करने पड़ेंगे वसाइल। अब ये जो हमारे रिलीफ का काम कर रही है, जो अलखिदमत कर रही है, अखुवत कर रही है, हेल्पलाइन कर रही है, ईदी फाउंडेशन वाले कर रहे हैं, उनसे भी रब्ता करना चाहिए था ना, ताकि उनसे भी रब्ता करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक आ गई और फिर मैंने चूँकि सवात से शुरू किया था, मेंगोरा से, वहाँ से अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद उनसे भी बात करते हैं और फिर जो रफ़ाई कामों में तंजीमें जो पेश है उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी आलमी बरादरी से अपील की है रिलीफ़ के लिए और मदद के लिए, तो अकाउंट दिया है G12164। ये बार बार आप टीवी चैनल्स पे देख भी रही होंगे। तो अभी ताज़ा इत्तला ये मिली है कि जो ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी है ईरान के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो 2/3 जो खुमस है जो कलेक्ट होता है हौज़ा नजफ़ में, वो जो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन उनकी नज़र करते हैं, ये उन्होंने ऐलान किया है। बहुत भारी मिक़दार होगी रकम की। जी, अब मैं आपको सवाद मेंगोरा ले चलता हूँ और फिर अब्दुल शकूर साहब अल खिदमत से, उनसे रब्ता हमने किया है। इन दोनों से बात करते हैं। आने वाले प्रोग्रामों में जो दीगर फलाही जमातें हैं उनसे भी तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन आज वक्त कम है, थोड़ी सी सियासी सूरत हाल भी ज़रा बहस रहेगी। सलीम अतर साहब, ये सवात और मेंगोरा की गली कूचे हम देख रहे थे, आज विजुअल्स आए, पानी ऐसे दौड़ा जैसे वहाँ पर दरिया का कोई बंद टूट गया हो। क्या सूरत हाल रही इन इलाकों में? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे मेंगोरा और आसपास की जो एरिया है, यहाँ पर जो है शदीद मुसलसल बारिश हुई और उस बारिश के बाद जो है जो मकामी नदी है मेंगोरा की, उसमें जो है सैलाब आया और सैलाब में जो मेंगोरा शहर की जो आसपास जो एरिया है, जिनमें लंडेकस है, शरीफ आबाद है, बाग बाहला है, मकान बाग है, इसके अलावा रहीम आबाद और बहुत ऐसे सारे इस तरह के एरिया की जो आसपास के है, वहाँ पर जो है पानी नदी से निकलकर इन इलाकों में जो है वो अंदर जा घुसा। इसके अलावा जो मकानी आबादी है, जो शॉपिंग प्लाजे है, जो तिजारती मराकज़ है, उसमें भी पानी अंदर तक जो है जा घुसा और उन्होंने जो वहाँ पर जो सामान वगैरह पड़े थे, जो घरों के अंदर या जो तिजारती मराकज़ थे के अंदर जो सामान या लोगों की जो चीज़ें थी वो ख़राब हुई। इसके अलावा इस जो सैलाबी पानी है, इसमें एक 6 साल बच्ची जो है वो भी जो है सैलाबी पानी में बह के वो दबा हो चुकी है और उनकी जो लाश है वो रेस्क्यू 1112 ने बरामद करके जो उनकी लवाकिन है उनके हवाले कर दी। बहुत शुक्रिया आपका सलीम अतर साहब। अब्दुल शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुन पा रहे हैं? चलिए, जैसे रब्ता उनसे हम बात कर लेते हैं। अब सर, यकसुई दरकार है, आवाम की भी यकसुई इस जानिब मरकूज़ की जाए, सियासी रहनुमा भी सियासत को कुछ देर के लिए ब्रेक दे के तो इधर रुजू करें, इन इलाकों में जाएं। आवाम के साथ जब सियासी रहनुमा खड़ा होता है तो फ़र्क पड़ता है। इतना है, वहाँ जाना तो मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल जो भी जिस तरह भी हो सकता है, यानी फ़ौज की मदद के साथ और रफ़ाही इदारों की मदद के साथ जितनी रसाई मुमकिन है वो की जाए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप एक चेन कायम करें, जो ज़रूरत का सामान है फराहम करें। अच्छा, और आप यानी उसके लिए एहतियात दें। सर देखें ना, बुनियादी उन चीज़ों में ज़रूरत इन चीज़ों की है कि एक तो सर छुपाने के लिए खैमा, टेंट, फिर राशन, खुश्क दूध वगैरह, और तीसरे नंबर पे सबसे अहम शय है अद्वियात। बुनियादी चीज़ तो वसाइल की है। पहले तो पैसे इकट्ठे करें, एहतियात दें लोग, ताकि सारी चीज़ें फराहम की जा सकें। चलें, ये सूरत हाल पूछ लेते हैं अब्दुल शकूर साहब से, अल खिदमत की जानिब से। ये भी फलाही कामों में पेश हैं, बाकी जमातों से भी रब्ता करेंगे। इनसे पूछ लेते हैं ये कि वहाँ ज़रूरियात क्या हैं और कैसे ये उसे मीट करें। शकूर साहब, बताइएगा इन मुतासरा इलाकों में कौन से इलाकों में आपको जाने का इत्तफाक हुआ और मुतासरीन को ज़रूरत किन चीज़ों की और कैसे उन तक पहुँचाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया, इस अहम मौजू पे आपने मुझे दावत दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वैसे तो पूरा मुल्क ही बहुत शदीद मुतासर है और ख़ास तौर पर ये जो जनूबी पंजाब है, रहीम यार खान है, तौसा है, रुझान है,
और फिर सिंध तो अब तेज रफ्तारी से पानी की लपेट में आया है। बदीन का इलाका, मुझे आज दिन में कई कॉलें आई हैं कि गांव हमारा पानी में घिर चुका है और पहुंचना सिवाय हेलीकॉप्टर के खुराक के कोई और जरिया मौजूद नहीं है। और बाज़ इलाके ऐसे हैं, मेरा गुमान ये है, ये जो फिगर्स दे रहे हैं मरने वाले लोगों की, ये जब पानी उतरेगा तो पता चलेगा कि अल्लाह अकबर उसके नीचे मौजूद हैं। जो इमीडिएट ज़रूरतें हैं वो सबसे अहम तो इनको निस्बतन खुश्क जगह पे टेंट फराहम करके खाना खिलाना है, और फिर तेज़ रफ्तारी से जो बीमारियां आएंगी, डायरिया है, कॉलरा है, बेशुमार चीज़ें हैं, उनके इलाज मुआलजे की चीज़ें हैं। घर बेपनाह बड़े पैमाने पे तबाह बर्बाद हुए हैं, लेकिन वो रिहेबिलिटेशन का मरहला तो बहरहाल बाद में आएगा जब पानी उतरेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वर्चुअली लोगों के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और बच्चे और बूढ़े जो हैं उनके लिए तो वाक़तन ज़िंदगी मौत का मसला है। हम इस वक्त कोई 35 मुकामात पे हमने ये जो मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, और दर्जनों मुकामात पे हम कोशिश कर रहे हैं कि टेंट पहुँचे, लेकिन टेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम एक तो हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि वो कुछ सूरत निकाले और करीबी मुकामात से, चाइना से या इधर उधर से टेंट लाने का कुछ सूरत करे। पेमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए कि कराची और लाहौर में अब ये मुयस्सर नहीं है जितने बड़े पैमाने पे दरकार है। दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में जाना तो बड़ा मुश्किल है, ये अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो एनजीओ के साथ लाइन अप करें। हम इन्हें जगह भी बताते हैं, खुराक के पैकेट्स भी देते हैं, लेकिन ये वहाँ ड्रॉप करने की सूरत करें। और तीसरी चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा पाकिस्तान के उन मुखय्यर हजरात से जो जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया पाकिस्तान के तोफैल, इस वक्त लोगों की जिंदगी मौत का मसला है। ये कोई यानी मामूली सी चीज़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमने जिंदगी में इतना बड़ा सैलाब इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैलते देखा हो। लोगों को बाहर आना चाहिए। ये जो बड़े बड़े टाइकॉन हैं, इसमें रियल स्टेट के अंदर हैं, बाकी बिजनेसेस के अंदर हैं, इनके लिए क्या मुश्किल है कि 1-1 अरब रुपया, आधा अरब रुपया जो है वो निकालें। बहुत दुरुस्त, बहुत दुरुस्त। शकूर साहब ये बताइए कि मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, यानी हुकूमत के, फौज के और जो रिफाही अदारे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर की जा सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि पीडीएमए जो है हर सूबे के अंदर इनको फौरी तौर पर ये काम करना चाहिए कि इदारों को भी बुलाए और अपनी जो इंतजामिया है उनके साथ बैठकर ये बताए कि इस इलाके के अंदर फलां इदारा काम कर ले, इसमें फलां कर ले, इसमें फलां कर ले, तो डुप्लीकेशन से भी हम बच जाएंगे। लेकिन जाहिर है ये मुनासिब बात है आपकी कि जो मुकामी सतह पर पीडीएम में है या ये इदारे हैं वो अगर कोऑर्डिनेट करें शामी साहब, बिल्कुल ठीक, तो ज़ाहिर बात है वो जिम्मेदार हैं इस कोऑर्डिनेशन ताकि सब सरकारी और गैर सरकारी रिसोर्सेज जो है, फौजी और गैर फौजी, सब मुश्तमे हो जाए। मुश्तमे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल शकूर साहब, अल्लाह आपको अजर दे, और दीगर तमाम जमातों को भी और रिफाई इदारों को भी, उन सब से भी बात करेंगे कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह कि वो लोग कहाँ के अमल हैं। जो ये सूरत हाल हमने डिस्कस की ना सर, सियासत कहाँ है, अहले सियासत, अहले इक़्तिदार कहाँ मसरूफ़ हैं और आवाम के ऊपर क्या बीत रही है सैलाब मुतासरीन से, इससे जुड़ी एक और अहम ख़बर थी मेरे पास, जो आज मैंने साबिक़ चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी का एक बयान देखा। वो ये फरमाते हैं, अहले इक़्तिदार से नाला हैं कि सूरत हाल मौजूदा सियासी ऐसी ही रही तो तारीख़ हमारे अहले इक़्तिदार को गोरबाचोफ के तौर पर याद रखेगी, और अहले सियासत पावर पॉलिटिक्स की वजह से अहम मुल्की मसाइल को भूल रहे हैं। बदतरीन सैलाब हो, दहशतगर्द तंजीमों के मसाइल हों, इक़्तिसादी ज़ुबूं हाली हो, इस पर नज़र नहीं है सियासतदानों की, इनकी नज़र पावर पॉलिटिक्स पर है। और वो ये भी कहते हैं अपने बयान में कि मौजूदा तर्ज़ सियासत जर्मन और अतालवी दौरे फ़ाशिज़म की झलक इसमें से उन्हें दिखाई देती है। और जब उनसे हल्का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान को नेल्सन मंडेला जैसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। 2 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, पार्लिमान को
انیشیٹ کرنا ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے انٹرا پارٹی ڈائیلاگ کا پہلا مرحلہ ہونا چاہیے، دوسرے مرحلے میں انٹرا پارٹی ڈائیلاگ کے بعد اداروں کے بیچ ڈائیلاگ کا اہتمام کیا جائے تاکہ صورتحال سنبھلے۔ چلیے اس پہ یہ جو تفصیل سے اظہار خیال کریں گے کسی روز۔ یہ تجویز ان کی سامنے آ گئی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک درد مند دل جو ہے اس کی پکار ہے، اس پہ کان دھرنے چاہیے۔ ہمارے سب مقتدر حلقوں بہت کو، بڑی مثال نہیں ہے کہ گورباچوف سوچنے سمجھنے والے حلقوں کو اس سے خطرہ کتنا سنگین ہے۔ معاشی بحران، ٹیررزم، اور پھر انتظامی صورتحال، پھر قدرتی آفات، پھر دنگا فساد۔ تو دیکھیں یعنی ظاہر الفساد فی البر والبحر، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ جو خشکی سے اور پانی سے جو ہر فساد نمودار ہو رہا ہے، تو بڑی ایک سوچ کا اور فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ چلیں سے پھر ایک وارننگ ہے ان کی، کل تک اٹھا رکھیں، توجہ کریں اس پر، کل تک اٹھا رکھیں اس موضوع۔ دوسرا شہباز گل صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ تھا یہ اچھی بات ہوئی، لیکن انہوں نے جو بیان دیا کورٹ، متی اللہ جان صاحب نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جن سے وہ کہتے ہیں ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان پر کرنٹ لگایا گیا، یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ افسوسناک ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں رہے ہیں اور پھر وہ جیل میں رہے ہیں۔ اب اس سے جیل میں جانے سے پہلے یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی، کون ذمہ دار ہے، وفاقی وزیر داخلہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے ان کے تشدد کے الزامات کی انکوائری کرائے اور اس کرے کو اور بتائے۔ جنگی بنیادوں پر یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابھی تک میرا خیال کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ کا مقرر کر دیا جائے، ابھی تک میرا خیال اس کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ تو تیز رفتاری کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ جو شہباز گل صاحب کے جو فلیٹ کی تلاشی لی گئی ہے پنجاب ہاؤس میں، جو ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی لاجز جو تھے وہاں پہ، اس پر بھی احتجاج ہوا ہے جی کہ اس طریقے سے پولیس کو حق نہیں پہنچتا ان کے جو وہاں جا کے تلاشی لے اجازت لیے بغیر، اور وہ بھی میڈیا کی نگرانی میں ان کو ساتھ لے کے کیمرے کا اہتمام ہے، اجازت لیے بغیر جو پنجاب ہاؤس سے یہ رضا ربانی صاحب نے بھی اعتراض کیا، یہی نا، وہ کہتے ہیں جی استحقاق مجروح ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو تماشا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، جس کی عزت جب چاہے آپ اچھال دیں، جب چاہے حملہ آور ہو جائے۔ معلوم ہونا چاہیے نا وہ کون لوگ ہیں، وہ کون عناصر ہیں، وہ کون بھیڑیے ہیں جو لوگوں کی عزت کے اور آبرو کے درپے ہیں، ان کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخری کال سے پہلے الیکشن کا کال کر دیں، اس سے پہلے کہ میں آخری کال دوں عوام کو الیکشن کال کر دیں، وہ یعنی کہ ایک فائنل ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں گے کل۔ بالکل پیش ہونا چاہیے، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے، لیکن تصادم سے گریز کرنا چاہیے، قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بات کہہ رہے ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ الیکشن ہی مانگ رہے ہیں نا، اور کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی چودھری پرویز الہی صاحب سے کوئی گپ شپ ہوئی؟ چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا وہ کوئی مذاکرات کے لیے تفصیل کے ساتھ؟ چودھری صاحب مطمئن ہے کہ بھئی حالات بہتر ہوں گے، بہتر ہوں گے؟ ہاں بہتر ہوں گے، کوئی مذاکرات ٹھہراؤ آ جائے گا۔ مذاکرات کے لیے میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پیش قدمی کی تھی۔ اب اس پہ انہوں نے تفصیلی اظہار خیال جو ہے تو پھر وہ بعد میں ہوگا، تو پھر آج تو ابتدائی ملاقات تھی۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں اگلے ہفتے ان سے اب تفصیلی وہ ان ملاقات کے ساتھ یعنی ایک ان کو دیکھا وزیر اعلیٰ کے طور پر، بریک آ گئی ہے کچھ ان کی بلائیں لیں، ٹھیک، کچھ اپنی بلائیں ان کے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ چلیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان سے تو اگلے ہفتے ناظرین کوشش کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایک تفصیلی بریک آ گئی سر یہاں پر، اگر آپ اجازت دیں ایک بریک ناظرین۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔